नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को एक सीरीज के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से लेके बलबन तक का अध्ययन किया था और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि खिलजी वंश का संस्थापक। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इतिहास से संबंधी वीडियो और यूजीसी नेट पेपर 1 से संबंधी वीडियो एकदम आसान भाषा में तुरंत मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कि जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और यह खिलजी वंश का संस्थापक था। कब स्थापना किया था? 1290 ईस्वी में। इससे पहले क्या काल था खिलजी वंश का? उससे मतलब कि ये तो 1290 से हो गया, उससे पहले जो था वो गुलाम वंश का था। शासनकाल इसका था 1290 से 1296 ईस्वी जलालुद्दीन खिलजी का। प्रारंभिक जीवन के बारे में इसके हम गौर करें तो इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में आरंभ किया था और जाहिर सी बात है, योग्य होगा तो उन्नति करेगा ही, और ये भी उन्नति करता हुआ सेनानायक व सूबेदार के पद पर चला गया। और जब कैकूबाद सुल्तान बना था, कैकूबाद कब सुल्तान बना था? जब बलबन की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उसका 18 वर्षीय पुत्र कैकूबाद सुल्तान बना था, जो कि पुत्र नहीं पौत्र था उसका। और पुत्र तो वहाँ बंगाल में जो शासक बन के रह गया था बुगरा खान, तो यही पौत्र उसका कैकूबाद सुल्तान बना था। उसके समय में कैकूबाद के सुल्तान के समय में यह आरिजे ममालिक बन गया, यानी कि सैन्य विभाग मिल गया और शाइस्ता खां की उपाधि ग्रहण किया। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि वह सीमांत प्रदेशों का प्रहरी था तथा मंगोलों के विरुद्ध लड़कर काफ़ी ख्याति अर्जित किया था। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जलालुद्दीन खिलजी क्या था? एक योग्य सेनानायक था, जो कि अगर मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई शासक उसका इस्तेमाल कर रहा है तो मंगोल कितने शक्तिशाली थे। आप चंगेज खां को जानते हैं, उसके वंशज को जानते हैं, तो उससे लड़ने के लिए अगर कोई तैनात किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो योग्य सेनापति है, तो उसको ये मिल रहा है। इसके अब राज्यारोहण के बारे में देखिए। 18 वर्षीय सुल्तान कैकूबाद शासक बना था, तो वो क्या था? अयोग्य था। उसको विलासिता पे पूरा एकदम निर्भर हो गया और वो शासन में 1% भी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया, क्योंकि उसको शासन से ज़्यादा मतलब सुख सुविधा भोग विलास पे था। तो कैकूबाद के बाद शिशु सुल्तान कैमूर्स ये सुल्तान बना, पर ये सबको सबसे निजात पाकर जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में एक नए राजवंश का स्थापना किया, जो कि खिलजी राजवंश कहलाता है। उसने स्वयं को किलू खरी में शासक घोषित किया। यानी कि ये प्रश्न बार बार पूछता है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में कि उसने कहाँ पे अपना राज्याभिषेक किया, तो किलू खरी में अपना राज्याभिषेक किया, शासक घोषित किया। अब दिल्ली के नागरिक इनसे निराश हुए, क्योंकि उनको तो पहले से ही वो तुर्कों के शासन का अपना ये लग गया था कि भाई उसी के वंशज शासन हो, बलबन के ही वंशज शासन हो, और ये जलालुद्दीन खिलजी आ गया, खिलजी लोग आ गए, तो इससे बड़ी निराशा हुई कि ये क्यों शासक बन गया। बर्नी लिखते हैं कि दिल्ली उच्च श्रेणी और संपन्न लोगों से भरपूर थी, किंतु बधाई के किसी स्वर ने जलालुद्दीन के राज्यारोहण का स्वागत नहीं किया। मतलब कहीं इसका वेलकम नहीं हुआ। फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी शक्ति से सत्ता लिए, शक्ति से शासन करेंगे। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात अलग थी। वैसे आपको मैं ये बताऊं कि खिलजी भी जो थे ये भी मूलतः तुर्क ही थे, किंतु यह बात भी सत्य है कि बहुत दिनों तक ये अफ़गानिस्तान में रहे थे, तो वहाँ की आदत और रीति रिवाज को अपना लिए थे, पर मूलतः ये भी तुर्क ही थे। और आपको बताओ कि ये जो तुर्क, ये खिलजी लोग कैसे भारत में आए थे?
तो कुछ गोरी और गजनी का जो आक्रमण हुआ था, ये जो मतलब कि मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का, जो पहले गजनवी फिर गोरी का जो आक्रमण हुआ था भारत में, तो उसके साथ साथ कुछ आक्रमण के समय उसके साथ कुछ यही खिलजी लोग भी भारत आ गए थे। तो और कुछ जो है सो मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया व अफ़गान के शरणार्थी के रूप में भारत आ गए थे। यानी कि मंगोल क्या किया था, सबको मध्य एशिया को हर एक जगह जहाँ जाता था वहाँ तहस नहस कर देता था। और उसका जो प्रथम मंगोल का जो सबसे को फाउंडर और जिसके बारे में मंगोल इतना खतरनाक लगते हैं, जिसके नाम सुन के, तो वो था चंगेज खा। तो चंगेज खा को खुदा का कहर कहा जाता था। तो सब के डर से ये सब क्या हुए कि ये लोग जो खिलजी लोग थे, ये लोग इंडिया आने लगे। और इसी तरह ये इंडिया कुछ मतलब कि गजनवी के साथ, कुछ गोरी के साथ और कुछ मंगोलों के द्वारा भगाकर इंडिया आए। अब जलालुद्दीन के कार्य व नीति के बारे में देखिए। सबसे पहले वह कोमल हृदय सुल्तान था। अब कोमल हृदय कोई क्यों न रहेगा, कोई अगर बुढ़ापा में शासक बने तो कोमल हृदय रहना तो लाजमी है। यही जलालुद्दीन खिलजी के साथ भी था। वह निष्ठावान, निष्कपट, दयालु व उदार व्यक्ति था। बलबन की तरह कठोर व अनुशासन प्रिय शासक वह नहीं था। जो प्रशासक बलबन के आदी थे उन्हें निराशा हुई। अब जानिए कि बलबन के साथ वाले जितने शासक उसके प्रशासक अमीर रह चुके थे, तो बलबन कितना नियम एकदम रखा हुआ था कि हम मुस्कुराएंगे नहीं, हम एकदम दरबार में एक अलग मुख मुद्रा में रहेंगे, किसी के सामने हम रोएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं। तो ये जो एक सिस्टम बना के रखा था, जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये सब टूट गया। तो वो जो अमीर एकदम मजबूत डिसिप्लिन के आदी हो चुके थे, उनको थोड़ी सी निराशा हुई, थोड़ी क्या बहुत निराशा हुई। बलबन ने सिंहासन पर बैठते हुए अमीरों से कहा, शब्द वाक्य सुनिए, तुम जानते हो कि मेरे पूर्वजों में कोई भी शासक नहीं था जिससे राजत्व का अभिमान और गौरव मुझे विरासत में मिलते। सुल्तान बलबन यहाँ बैठते थे और मैंने उनकी सेवा की है। उस शासक के भय और गौरव ने मेरे हृदय को अभी नहीं त्यागा है। यह महल बलबन ने बनवाया था जब वह खान था, और यह उसके पुत्रों व संबंधियों की संपत्ति है। ये मतलब उसके ख्याल थे कि बलबन के सम्मान में वह कभी जो है सो मतलब कि उसके गद्दी पे नहीं बैठा। तो ये इतने बड़े बड़े पंक्तियाँ में पढ़ देता हो तो कहेगा कि ये तो आप बोर करते, तो ऐसा नहीं है। इससे ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। ये जो बड़ी पंक्तियाँ आपके लिए मैं ला रहा हूँ, आप देखते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम में डायरेक्ट पंक्ति पूछ देता है, लाइन पूछ देता है। ऐसे आपका लाइन लिख देगा, ये तुम जानते हो से यहाँ तक का, और बोलेगा कि ये कथन किस सुल्तान के है, और 4 ऑप्शन दे देगा। ये बहुत पूछता है। तो इसलिए मैं ये जिस शासक के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, बलबन के बारे में, मैंने उसके बारे में जितने प्रसिद्ध उक्तियाँ हैं, जितने विद्वानों ने कहा, सब मैं उसमें नोट्स में ऐड किया हो, ताकि आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको उससे मिस ना हो। क्योंकि ये अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं इसमें, 4 विकल्प दे देते हैं। तो इसका भी महत्व समझिए और इसको नोट करते रहिए, बहुत महत्व रखता है। इसलिए मैं कभी भी एक भी लाइन नहीं छोड़ता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह डाकुओं तथा विद्रोहियों के विरुद्ध भी कार्यवाही से झिझकता रहा, इसलिए श्रीराम शर्मा ने उसे कोमल हृदय सुल्तान कहा है। तो कोमल हृदय सुल्तान उसे किसने कहा है? श्रीराम शर्मा ने। कभी पूछे तो जवाब दीजिएगा श्रीराम शर्मा। देखिए, वो डाकू और विद्रोही जो होते थे उसके दरबार में मतलब आते थे, उसको भी माफ़ कर देता था। अब इसका उदाहरण सब देखिए। अब ये हमारा अगला पॉइंट है, शासन में सभी वर्गों को प्रश्रय। जलालुद्दीन ने बलबन के काल के कई ऐसे तुर्कों और अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद और इक्ते प्रदान किए जो उसके पक्ष में आ गए थे। मतलब बलबन के काल का जो आदमी अब हमारे पक्ष में आ गया तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसका हम मतलब कि जो बलबन का पुराना समय में जो उसके नियम थे कि बलबन का समर्थक था, तो हम उसी को वही मान के उसको वह अपने अथी में शामिल नहीं करेंगे, अपने मंत्री में, अपने विश्वास पात्रों में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बलबन ने मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं किया, उसने सबको शामिल किया। और आपको बताओ कि इसी के दयालुता के उदाहरण हम देखें कि जब उसके द्वारा करा में हाकिम के पद पर नियुक्त था उसका भतीजा कौन? मलिक छज्जू।
ये 1290 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, दिल्ली पर चढ़ाई भी कर दिया। और जाहिर सी बात है जलालुद्दीन खिलजी के सेना के सामने टिका नहीं, बुरी तरह से हारा। फिर भी जलालुद्दीन खिलजी ने उसे दंड ही नहीं दिया कोई कठोर। सोचिए कितना उदार शासक था। बर्नी इसके बारे में लिखते, बर्नी तो जानते हमेशा अतिशयोक्तिपूर्ण लिखते हैं, तो उनकी भाषा में कहे कि एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति रखता था। एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाए, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उदार से उदारतम शासक था। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो उसका उम्र, जो उसकी उम्र जो इतनी ज़्यादा हो गई थी, और दूसरी बात कुछ लोग उसके कमजोरीपन का भी एहसास लगाते हैं। तो कमज़ोर नहीं था वो, कमज़ोर नहीं था। कमज़ोर रहता तो मंगोलों के खिलाफ कैसे लड़ने जाता, बड़ा ही मजबूत शासक था। लेकिन रही बात उम्र की, तो वो अपने उम्र के सामने मेरे विचार से बेबस व लाचार था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, तो वो शांति से अपना शासन चलाना चाह रहा था। अब है डाकुओं व चोरों से क्या व्यवहार किया, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था। देखिए, बलबन की मृत्यु के बाद काफ़ी अराजकता फैल गई थी, क्योंकि बलबन के बाद ये 18 वर्षीय सुल्तान, ये मतलब 18 वर्ष में ही बन गया कैकुबाद, शिशु सुल्तान के खुसरो सब। तो इस सब से क्या शासन सत्ता सब संभलेगी। तो क्या हुआ, जो डाकू और जो छोटे मोटे गुंडे लुटेरे सब थे, तो वो सब एकदम सक्रिय हो गए। पर देखिए, जब बलबन बलबन के समय में तो शांत थे, और जलालुद्दीन खिलजी के समय में जब ये इतने उपद्रव करने लगे, तो खिलजी के लोगों ने उसको पकड़ लिया। और जब सुल्तान के सामने जब इसको लाया गया, तो इन्होंने कहा कि सबको बंगाल भेज दो, और सबको बंगाल में जाके मुक्त कर दिया गया। बस ख़त्म, माफ़ी मांगो और मुक्त कर दिया। तो सोचिए ये मतलब कि कितना उदारता का उदाहरण देखते जा रहे हैं। अब अमीर सब जो थे, अमीर लोग जो प्रशासन में बड़ा महत्व रखते हैं, गरीब ये मतलब कि बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग सब, या प्रशासन में मुख्य व्यवहार करने वाले लोग सब, या जिनके पास बड़ी संपत्ति थी, एकता थी, तो ये सब सारे लोग सब इससे खफा हो गए, नाराज़ हो गए, और षड्यंत्र करने लगे कि भाई जलालुद्दीन खिलजी जैसे कमज़ोर शासक को गद्दी से हटा, ये तो चोर गुंडा सबको भी माफ़ कर देता है। तो जलालुद्दीन खिलजी को पता चल गया कि भाई ये अमीर लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे। तो उन्होंने क्या किया कि उस सब को डांट कर फिर उस सब को भी माफ़ कर दिया। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो सोचिए कि इसका घाटा भी इसको उठाना पड़ेगा। देखिएगा घाटा क्या उठाना पड़ेगा, सो बाद में देखेगा। बलबन ये मतलब कि आपको मैं बताऊं कि ये फिर जलालुद्दीन खिलजी लिखते हैं कि इन सब अपने कार्यों के बारे में कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। ऐसा किसने लिखा है? जलालुद्दीन खिलजी ने, कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों को रक्त बहाने की आदत मेरी नहीं है। इन सब अपने जो कार्य किए थे सबको जो माफ़ किए, अमीरों को, डाकुओं को, सब के बारे में दलील दी कि भाई मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मुसलमान को रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। सिद्दी मौला के विरुद्ध कार्यवाही, एक इसकी बड़ी क्रूर कार्यवाही है जो कि इसके विचार के और इसके जो शासन पद्धति थी उदारवादी, उसके विपरीत है कि कुछ सरदारों ने तख्ता पलटकर सिद्दी मौला को खलीफा घोषित करने का षड्यंत्र कर रखा था। लेकिन जब इसको पता चला तो पहली बार जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बेटे अस्कली खा या अरकली खा लिखते, अरकली खा के द्वारा उसको मरवा दिया। मतलब ऐसा ये करता नहीं था, लेकिन पहली बार ये ऐसा काम किया कि सत्ता में जो कोई दूसरा बैठना चाहे तो उसको इसने ख़त्म करवा दिया। एक यही उदाहरण है इसके क्रूरता का, नहीं तो हमेशा ये दयालु रहा। अब देखिए रणथंभौर पर विजय। वह रणथंभौर सेना लेकर पहुंचा, रक्तपात की सोच कर वापस लौट आया। सोचिए, मतलब रणथंभौर पहुंच गया लेकिन सोचा क्या खून बहाया जाए, लौट गया। भीलसा पर चढ़ाई। जलालुद्दीन ने अपने भतीजे व दामाद अलाउद्दीन को भीलसा विजय हेतु भेजा। 1292 ईस्वी में भीलसा पर विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। ये इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। तो आपको तो पता ही कि अलाउद्दीन किस प्रकार का मजबूत और साम्राज्यवादी शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी तो जलालुद्दीन खिलजी की तरह नहीं है कि वो जो है सो जाएगा रक्तपात बहाने के डर से लौट आएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी गया और एकदम बढ़िया से भीलसा का विजय किया।
अब है मंगोलों और नए मुसलमानों की हार। 1292 ईस्वी में मंगोलों ने अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत पर चढ़ाई कर दी थी। अब बताइए 1292 ईस्वी में ये अब्दुल्ला के नेतृत्व में इन्होंने मंगोल ने चढ़ाई कर दी भारत पे। अब भारत में ये जो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अब मैंने आपको पहले बताया कि मंगोलों से लड़ चुका था और ये जीवन का एक बड़ा भाग मंगोलों से लड़ने में बिताया था। तो ये 1292 ईस्वी की घटना है और 1290 ईस्वी में सुल्तान बना था ये। जलालुद्दीन भी बड़ी सेना लेके आगे बढ़ा, पर कुछ झड़पों के बाद मंगोल सेना पीछे हटने को सहमत हो गई। शायद समझौता हो गया था। अब क्या समझौता हुआ था, क्या बात हुई थी, ये इस पे इतिहासकारों में संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि उसको हरा दिया था, कुछ कहते हैं कि एक दूसरे को घूस दिया था। तो जो भी हो बात, यहाँ पे हम इसके कुछ और तथ्यों की ओर देखते हैं कि जलालुद्दीन ने स्नेहपूर्वक अब्दुल्ला से भेंट की और उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। देखिए उदारता फिर यहाँ इसकी चलने लगी मंगोलों के खिलाफ भी। और हलाकू के एक अन्य पुत्र उलागू ने अपने 4000 अनुयायियों के साथ इस्लाम भी कबूल कर लिया। सोचिए मतलब कि क्या परिवर्तन आ रहे हैं। और सुल्तान इसे दिल्ली के निकट बसने का आज्ञा दे दिया। मतलब देखिए दुश्मन को दोस्त बना लिया और एक पुत्री का भी विवाह कर दिया उलागू के साथ। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस मुगल मतलब कि किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह मंगोलों से कर दिया था। सर्वप्रथम तो ये होगा उत्तर आपका जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर। फिर हम बढ़ते आगे। इन मंगोलों के साथ साथ सन 1279 ईस्वी में भारत में प्रवेश करने वाले 5000 मंगोलों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। ये सब क्या कहलाए, नव मुसलमान कहलाए। नव यानी कि नए मुसलमान कहलाए। तो एक बड़ी कहानी शुरू होगी मुग़ल काल में कि मुसलमानों के कई प्रकार हो गए थे। भारतीय लोग या ये जो यही लोग मंगोल लोग जो नए मुसलमान थे, और ये जो पुराने मुसलमान सब थे ईरान के जो थे या मतलब कि अन्य लोग जो थे, तो सब में जो संघर्ष जो हुआ था मुग़ल में, मतलब कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल काल में विभिन्न अमीरों के बीच जो संघर्ष हुआ था मुसलमानों के विभिन्न प्रजातियों के बीच, तो वो सारा हम आगे अध्ययन करेंगे। तो यही सब देखिए कहानी यही से शुरू हुई कि कई लोग आए और नए मुसलमान बनते गए। तो सब में अपना एक संघर्ष शुरू हुआ, शिया सुन्नी और ये नौ मुसलमान सब अपने आप को, कोई वो श्रेष्ठ समझता था, कोई वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। सब समझता था हम ही श्रेष्ठ है। तो सब श्रेष्ठ समझेगा तो समस्या तो आएगी ही, क्योंकि सब एक दूसरे की बात तो मानता नहीं था। कमज़ोर शासक होगा तो ऐसी समस्या आनी ही है। अब देखिए कुछ उल्लेखनीय घटनाओं पर गौर कीजिए। अपने बड़े बेटे इख्तियारुद्दीन खान खनान को दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया। कौन? बलबन। थोड़ा सा मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गया। तो देखिए कि कुछ उल्लेखनीय घटनाओं में हम देख रहे हैं इसके बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इसने अपने बड़े बेटे इख्तियारुद्दीन यानी खान खनान को दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया था। थोड़ा पीछे देख रहे हैं। और मझले पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर अरकली खान की उपाधि दी थी और छोटे पुत्र को कद्र खान की उपाधि दी थी। सुल्तान अपने भाई यगरेश खां को आरिज़े ममालिक, भतीजे उलुग खां को अखुरबक यानी शाही घोड़े का संरक्षक और अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक व करा का प्रांतपति नियुक्त किया था। और अहमद चप को राज दरबार का प्रबंधक यानी कि इस पद को बारबक बोलते थे, वो नियुक्त किया था। तो आप ये अलाउद्दीन खिलजी वाला एकदम याद रखिए कि अमीर तुजुक या करा का प्रांतपति नियुक्त किया था। ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसी ने जलालुद्दीन खिलजी के शासन को समाप्त कर दिया। इसकी उदारता का पूरा बुरा फायदा उठाया था। अब देखिए देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी पर जो आक्रमण हुआ, जब अलाउद्दीन भिलसा पर अधिकार करने के काम में जुटा था, तो दक्षिणी राज्यों की विशाल दौलत के बारे में कहानियाँ सुनी। यानी कि भिलसा पे जो विजय किया था, आपको बताया था कि मैंने रणथंभौर पर विजय के बाद जो बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया भिलसा पर विजय करने के लिए। अलाउद्दीन ने बढ़िया से भिलसा
विजित कर लिया। तो उसी समय जो है सो ये मतलब कि इसको दक्षिण राज्य के बारे में विशाल दौलत के बारे में पता चला, तो सोचा कि वहाँ पे भी जाके आक्रमण किया जाए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो था एकदम लोभी और शासक बनने के लिए एकदम उद्दात था, बड़ा ही चतुर और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान की आज्ञा लेकर 1296 ईस्वी में देवगिरी जे गया और वहाँ का राजा क्या था, रामचंद्र था, उसको बुरी तरह से हराया। वैसे ये बात अलग है, रामचंद्र ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, पर अलाउद्दीन खिलजी के सामने तो टिकना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि बड़ा ही योग्य सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी। वहाँ से ये खूब माल लूटा और करा लौट गया। करा का प्रांतपति इसको नियुक्त किया था जलालुद्दीन खिलजी, और यहाँ पर इसका खूब नाम हुआ। अब देखिए, ये मतलब कि जब इसका इतना नाम हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी जो है सो इसके पीछे चला, मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी इसको वेलकम करने गया, स्वागत करने। लेकिन इसके मृत्यु और मूल्यांकन के बारे में हम देख रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। और जलालुद्दीन खिलजी जब उसको वेलकम करने जा रहा था तो उसके दरबारियों ने कहा कि आप उससे एकदम सावधान रहिए, वो कुटिल इंसान है, वो भरोसे के काबिल नहीं है। पर जलालुद्दीन खिलजी के दिलों में तो उदार बातें बह रही थी, वो सुना नहीं, सबकी परामर्शों की अवहेलना कर लिया और चला गया अलाउद्दीन खिलजी से मिलने। और 20 जुलाई 1296 ईस्वी का वो दिन था जब अलाउद्दीन खिलजी ने गले मिलने के बहाने छल से इसका सर काट डाला, मतलब गर्दन काट दिया जलालुद्दीन खिलजी का। तो इस तरह से इस दयालु, उदारवादी, निष्ठावान, प्रजावत्सल शासक का अंत हुआ। अपनी उदारता की कीमत इसने चुकाई, इसके भतीजे और सो कॉल्ड इसको कह सकते हैं दामाद, जिसने इसको बस शासक के काबिल नहीं समझा, शासन के काबिल नहीं समझा और इस दुनिया से रुखसत करवा दिया। और बस इस तरह जलालुद्दीन खिलजी का क्या हो गया, अंत हो गया इसके शासन का। कब से, 1290 से 20 जुलाई 1296 तक इसका शासनकाल रहा। अब देखिए बर्नी जो लिखते हैं एकदम गजब, उनकी भाषा सुनिए। शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी तक रक्त टपक रहा था जब शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। देखिए क्या गजब लिखा है बर्नी साहब ने, कि मतलब कि उसके मस्तक से अभी तक रक्त टपक रहा था। वो जो गर्दन काट दिया तो गर्दन से अभी तक रक्त गिर रहा था, खून गिर रहा था। और उस समय शाही चंदोबा यानी कि वो जो मुकुट टाइप का चीज़ हो गया, या वो जो राज्यारोहण के वक्त तो अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया और सुल्तान ये घोषित कर दिया गया। सोचिए गजब लिखते हैं बर्नी। अब लेनपुल की भी सुन लीजिए। यह इतिहास में हीनदम हत्या की घटना घटी थी। तो आपको एग्जाम में अगर ये कथन पूछ दे शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक वाला, या इतिहास में हीनतम हत्या की घटना घटी थी, किसने कहा था, तो तुरंत इसमें लेनपुल और उसमें बर्नी चूज कीजिएगा। दो महत्वपूर्ण लाइन है, पूछने की बहुत संभावना है। यद्यपि जलालुद्दीन धर्मपरायण मुसलमान था, किंतु वह हिंदुओं के बलात् धर्मपरायण को यथार्थपरक नहीं समझता था। सोचिए, मतलब एक सेकुलर टाइप का शासक था कि एक बार इसका जो बड़वक था निकट सहयोगी अहमद चप, ये मतलब कि इससे वाद विवाद हो रहा था, तो इसने कहा कि हिंदू मूर्ति पूजा कर सकते, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। उसने हिंदुओं को अपने महल के बगल से जुलूस निकालने, ढोल बजाने और वो जो प्रतिमा विसर्जन हम लोग अभी भी करते हैं, कृष्णाष्टमी होती है या रामनवमी होती है या दुर्गा पूजा होता है, तो क्या करते हैं कि वो सब मूर्ति को, प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। तो इस सब पर भी ये 1% रोक नहीं लगाया था, यानी कि वह अपने प्रजा को आतंक के द्वारा जीतना। हम पढ़ ही चुके हैं कि वो उदार सुल्तान था, तो वो अपनी उदारता हर जगह इसी तरह दिखलाता था। तो उसने हिंदुओं को किसी भी कार्य पर, उसके किसी भी कार्य पर रोक नहीं लगाया था। तो ये थे हमारे शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल था 1290 से 96 ईस्वी। तो खिलजी वंश की इस तरह से स्थापना हुई और इसके बाद एक बहुत ही मजबूत और प्रसिद्ध शासक का दौर आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव हो या कोई सवाल हो
कि हम इसको इस पे वीडियो चाहिए या हमें ये समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही यूजीसी नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास, इससे संबंधित वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं। आपको बताओ कि यहाँ हमारे चैनल पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के ढेरों वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, एकदम आसान से आसान भाषा में। और साथ ही आपको पेपर 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूजीसी नेट हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कितने पूछे गए हैं पिछले सालों में, पिछले आपको करीब 9 साल के प्रश्न मिल जाएंगे। 9 साल मतलब 450 प्रश्न, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए एकदम महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम व्याख्या सहित प्लेलिस्ट में रखे हुए। जाइए, देखिए और पूरे इतिहास का रिवीजन कीजिए। और बहुत सारे सकारात्मक खबर भी आ रहे हैं, सकारात्मक खबरें आ रही है पूरी दुनिया से। आज ही फिर ब्रिटेन में जो टीका बन रहा था, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला टीका, उसको ये बंदरों पे जो परीक्षण किया गया तो वो सफल रहा है। 5 दिन में ही टीके देने के बाद बंदरों में जो था लक्षण, वो मतलब कि एंटीबॉडी जो है वो विकसित हो गई। वायरस से संक्रमित करने के बाद 5 ही दिन में एंटीबॉडी विकसित हो गई, यानी कि इसके 1 या 2 महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कल 11 मई को करीब ब्रिटेन में 1200 लोगों पे ये मतलब कि टीके का परीक्षण किया गया। 1 महीने में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। तो काफ़ी सारी सकारात्मक खबरें हैं। घरों में रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखें। अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की बिल्कुल चिंता मत करें, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। और खूब बढ़िया से पढ़ें और अपने JRF को फिक्स करें। धन्यवाद।